नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नगरी में। और सॉरी, कैमरा घूम गया। ये है लूसेंट का नोट्स, ये है लूसेंट की पुस्तक। 30 क्लासेस का टारगेट था। मेरी जॉब नहीं होती, मैं पूरा फ्री होता तो ये 30 दिन का ही टारगेट है, लेकिन जॉब, फैमिली, बहुत सारी प्रॉब्लम्स सबको देखते हुए करना पड़ता है। बहुत समय निकाल के मैं इसे करता हूँ। तो आज जो है 23वां दिन है, 23rd डे। और 23rd डे में हम कहाँ पर हैं? लूसेंट में। तो हम हैं रसायन शास्त्र पे। रसायन शास्त्र में 20 पेज था, 10 पेज जो है हमने आज 23वें दिन पूरा कर लिया। और 23वें दिन में रसायन शास्त्र का ये नोट तैयार है। लगभग 70% ये बुक खत्म हो चुकी है। अगले 7 डेज में हम लोग सब कुछ, 7 क्लासेस में हम लोग सब कुछ इसको जल्दी से खत्म करने का प्रयास करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैं लिखूंगा तो वो कॉपी पेस्ट कहा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें नोट्स के रूप में है वो। तो उसे आप इसमें से ही पढ़ लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। आपके पास समय हो तो नोट कीजिए, वरना उसे पढ़ लीजिए। एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके कमेंट्स के जवाब देते हुए, कि आप कहते हैं सर पीडीएफ लाइए, पीडीएफ। देखिए, मेरे मोबाइल में बहुत सारे पीडीएफ पड़े हुए हैं मेरे पढ़ने के लिए। मैं उन्हें नहीं पढ़ पाता क्योंकि मेरे मोबाइल में है वो। मैं सोचता हूँ आराम से पढ़ लूँगा। पीडीएफ पढ़ नहीं पाते। नोट्स बनाना, वीडियोस से पढ़ना, इसमें क्या होता है कि जब आप वीडियोस देख नोट्स बनाते हैं तो नोट्स बनाने में आपका रिवीजन होता है, आप उसे पढ़ पाते हैं। अदरवाइज आप केवल वीडियो देख लीजिए, समय कम है तो बाद में नोट्स बनाइए। और पीडीएफ को बनाने के लिए पहले उसका फोटो खींचना पड़ता है, पेज सेटअप करना पड़ता है, और करने के बाद उसको पीडीएफ जनरेट करना पड़ता है, तब उसको शेयर करना पड़ता है। मेरे लिए थोड़ा सा एडिशनल काम हो जाता है, तो समझ जाइए उसमें मेरी थोड़ी सी लेजीनेस है। उसमें लेजीनेस भी है, समय भी कम मिलता है। मैं बस इतना कर लेता हूँ, बहुत है। समय मिलेगा तो भविष्य में आपके लिए मैं जरूर करूंगा। पूरे लूसेंट का जो नोट्स है उसका सारा पीडीएफ बना के, एक बुक टाइप का बना के पीडीएफ ऑनलाइन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसको पूरा कीजिए। दूसरी चीज कि इसमें जो साइंस है लूसेंट में, लूसेंट का साइंस ठीक है, पर्याप्त है, लेकिन इसमें से छांटना थोड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए ऐसा होता है कि जितने लोग लूसेंट पढ़ते हैं, 95% लोग लूसेंट के साइंस को इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और फिर वो पढ़ ही नहीं पाते हैं। जी नहीं, ठीक है, लूसेंट आपके पास है, आप पढ़िए ना, उसका साइंस पढ़िए, लेकिन उसमें आपको करना क्या है कि उसके अलावा एक अलग से लूसेंट की साइंस या फिर कोई भी साइंस चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव आती हो तो उसको जरूर पढ़ लीजिए। उसको आप लोग, लूसेंट का भी आता है, आप साइंस जो है उसे जरूर पढ़ लीजिए ऑब्जेक्टिव, वो आपको बहुत काम देगा। साथ साथ पढ़िएगा, लेकिन जिसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, कोई भी किताब जिसमें एरर न के बराबर हो वैसी किताब लेके आप लोग पढ़िए। मैं कोई किताब रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, वो आपको बहुत काम देगी, क्योंकि आजकल साइंस के क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आते हैं। और प्लीज, अगर वीडियो में आपको लगता हो कि मेरी थोड़ी मेहनत लग रही है तो आप प्लीज लाइक जरूर कीजिए, अपने कमेंट जरूर दीजिए, मुझे बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। रसायन शास्त्र पे मेरा बहुत ज्यादा कमांड नहीं है, फिर भी अब खुद मैंने पढ़ा है 10th क्लास में, तो थोड़ा सा मुझे उतना तो नॉलेज है ही। तो मैंने एक प्रयास किया है आपको नोट्स प्रोवाइड करने का और उन चीजों को समझाने का जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए, समय नहीं लूंगा आपका ज्यादा। तो लूसेंट में हमने रसायन शास्त्र में पेज नंबर कितने से कितना तक का पढ़ा? देखिए, यहां मैंने मोड़ के रखा है। पेज नंबर 225 से लूसेंट का रसायन मेरे ख्याल से शुरू होता है। पेज नंबर 225, जी हां, ये देखिए, ये है 224 और ये है 225। पेज नंबर 225 से 235 तक हमने पढ़ा है। 35वां पेज मैंने मोड़ दिया है, यहां से ईंधन में शुरू करूंगा। तो ये 235 तक हमें पढ़ना है। 225 से 234 तक इसमें है। और फिर अगले में हम लोग क्या करेंगे, 235 से ये रसायन खत्म हो जाएगा 245 तक, क्योंकि इसके बाद जीव विज्ञान है। ठीक है, तो ऐसे 10-10 पेज करके हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा टारगेट है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। लूसेंट के अगर नोट्स की बात करें तो नोट्स में मेरा पेज भर गया, तो मैंने नोट्स का जो है समरी यहाँ लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि देखिए इसमें समरी पूरा भर गया। जितना हम लोग पढ़े थे सबका समरी लिखते जाते, कितने नंबर पेज में है, कहाँ पे है, सब हम लोग एक एक करके लिखते जा रहे थे। तो ये सब मेरा भर गया है ना।
भरने के बाद ये सब भर गया, कहाँ कौन कौन से पेज में था, लूसेंट का कितना पेज है, नोट्स का कितना पेज है, ये सब भरने के बाद मैंने फाइनली यहाँ लिख दिया। मैं ये सब क्यों बताता हूँ, जो लोग पहली बार वीडियो देखें वो लोग भी जान जाए हमें नोट्स कैसे तैयार करने हैं और कैसे हमें याद होगा। रसायन शास्त्र लूसेंट में 225 से 235 और नोट्स है 174 से 183। ठीक है, तो 183 पेज का नोट्स यहाँ भी रेडी है। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बना था, मैंने मैप्स का भी यूज़ किया था, हर जगह मैप्स को चिपकाया भी है। देखिए इसमें मैप्स, आपने अगर देखा होगा पहले का वीडियो तो मैप से भी मैंने समझाने का प्रयास किया है आपको। मैप्स का अध्ययन भी हमने इसमें देखा है। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं, पेज नंबर कितना था, 176 मेरे ख्याल से था, पेज नंबर 174। तो 174 से 183, 174 से 183 9 पेज में है। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो इस रसायन विज्ञान खासकर लूसेंट से जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है, इसमें मैंने वीवीआई चीज़ों को ही शामिल किया है जो अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं या जो इम्पोर्टेंट है। और मैं एक बार फिर से कहता हूं कि साइंस विज्ञान रटने की चीज़ नहीं है, विज्ञान समझने की चीज़ है। जितना आप समझे रहेंगे उतना याद रहेगा, जितना आप रटेंगे वो आपके लिए घातक हो जाएगा। चलिए, रसायन शास्त्र में रसायन विज्ञान के अध्ययन को केमिटेकिंग कहते हैं। केमिकल होता है ना, केमिकल है ना, केमिकल, तो केमिकल का CHE ले लिया गया है ना, CHE केमी ले लिया गया। टेक्निकल का TACH ले लिया गया, केमिटेक ING, केमिटेक। देखिए केमिटेकिंग, यहाँ क्या कहता है, केमिटेकिंग। रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहता है, केमिटेकिंग। याद हो जाएगा, केमिकल से बना हुआ है। एक मिनट, ये धुंधला हो रहा है, इसको मैं थोड़ा फोकस कर दूं। रसायन विज्ञान का जनक जो है किनको कहा गया है, लेवाइसियर को कहा गया है। ये लेवाइसियर नाम याद रखिएगा, इनको क्या कहा गया है, रसायन विज्ञान का जनक कहा गया है। पदार्थ सूक्ष्म कणों से, ये पेंसिल भी है ना, काफी छोटे से छोटे कणों को एक साथ मिलने के बाद ये पेंसिल बनी है। दुनिया का कोई भी पदार्थ छोटे से छोटे कणों को मिलके ही जुड़ के ही बनता है। ये किनका कथन है, महर्षि कणाद का। ये कणाद का कथन है। ठीक है, पदार्थ की भौतिक अवस्था 3 तरह से पाई जाती है भौतिक रूप में, ठोस, द्रव और गैस। ये तो आपने बचपन में ही पढ़ा होगा। चलिए कुछ रासायनिक वर्गीकरण इसका देखते हैं। लूसेंट में कुछ इस प्रकार से ही दिया हुआ है। 2 तरह के पदार्थ हो सकते हैं, या तो वो शुद्ध पदार्थ हो सकते हैं सॉलिड, या तो वो मिश्रण हो सकते हैं, है ना। या तो वो सॉलिड हो सकते हैं, शुद्ध पदार्थ, उसमें कुछ और नहीं मिला हुआ है, और एक हो सकता है मिश्रण, कुछ मिल के नया चीज बना हुआ है ना। शुद्ध पदार्थ में 2 चीज होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व में या तो तत्व धातु हो सकते हैं या अधातु हो सकते हैं। यौगिक में या तो कार्बनिक यौगिक हो सकते हैं या तो अकार्बनिक यौगिक हो सकते हैं। वहीं मिश्रण में 2 तरह के होते हैं, समांग और विषमांग। समांग में 2 पदार्थ निश्चित अनुपात में मिले होते हैं और विषमांग में पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं। इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये एक ऐसे ही ग्राफ था जिससे समझना था कि कैसे पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण होता है। अब देखिए मिश्रण को अलग अलग, देखिए मिश्रण तो मिला हुआ है, तो क्या मिश्रण को अलग अलग करने की कोई विधि भी है जिससे हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि चावल का दाना आपने लिया और गेहूं का दाना, उसको मिला लिया, तो उस मिश्रण को आप आराम से ऐसे ही चुन चुन के अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने चीनी और पानी को मिक्स कर लिया और दोनों घुल चुके हैं, तो उनको फिर रासायनिक विधि से ही आप अलग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे कैसे अलग कर सकते हैं। पहला जो विधि है उसको बोलते हैं रवाकरण। ये खाकरण मत पढ़िएगा आप लोग, रवाकरण, क्रिस्टलाइजेशन, इसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, कभी कभी ये दे देगा डिटेल, इसमें बोलेगा कि कौन सी विधि से करते हैं अलग, कौन सी विधि से अलग करते हैं, ये उदाहरण दे देगा, बोलेगा इसे बताइए कौन सी विधि से अलग होगा, तो रवाकरण से होगा। कैसे, देखिए अकार्बनिक ठोस जो होते हैं, अकार्बनिक ठोस मिश्रण को ही इस विधि से अलग किया जाता है। पहले जान लीजिए, अकार्बनिक ठोस मिश्रण को ही इस विधि से अलग किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि अकार्बनिक ठोस मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, तो वो है रवाकरण। क्या होता है,
अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित विलायक के साथ गर्म किया जाता है। मतलब ये कैसे किया जाता है ये दिया हुआ है। तो क्या किया जाता है, जो अशुद्ध ठोस मिश्रण होता है उसको क्या किया जाता है, उचित विलायक के साथ गर्म किया जाता है। मान लीजिए कि चीनी है या फिर कोई चीज, मान लीजिए कोई ठोस चीज है, आपने मिलके उसको, मान लीजिए कि आपने लाई बनाया है, लाई होता है ना लाई। अब लाई में से हमें गुड़ को अलग करना है और मूढ़ी को अलग करना है। लाई में से, लाई होता है ना, लाई हम लोग खाते हैं मकर संक्रांति में, गुड़ को अलग करना है और उसको तो हम क्या करेंगे, लाई को गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे कि लाई पिघल जाए, उसमें का गुड़ पिघल के क्या हो जाएगा, गुड़ अलग बहने लगेगा और उसमें मिक्स जो है क्या कहते हैं उसको, मूढ़ी, वो अलग दिखने लगेगा। अब थोड़ा आसान हो जाता है, अब उसको क्या करेंगे, अलग करके हम उसको ठंडा कर लेंगे तो गुड़ अलग और मूढ़ी अलग हो जाएगा। तो वैसे ही यहां पे क्या किया, जो अशुद्ध ठोस मिश्रण है पहले उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं और गर्म अवस्था को छानकर ठंडा कर लेते हैं, अलग अलग हो गया। जैसे देखिए शर्करा एवं नमक के मिश्रण को, शर्करा एवं नमक के मिश्रण को क्या करते हैं, उसमें इथाइल अल्कोहल के साथ उसको गर्म करते हैं 348 ताप पर और फिर ठंडा कर लेते हैं, दोनों अलग अलग हो जाता है। तो ये एक अलग विधि है। दूसरा विधि है आसवन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन। इसमें क्या होता है, दो अलग द्रव में क्वथनांक में अधिक अंतर होने पर करते हैं। प्रथम भाग वाष्पीकृत होता है, दूसरा संघनित हो जाता है। वाष्पीकृत मतलब भाप बन के ऊपर उठता है, वो अलग जमा हो जाता है, दूसरा संघनित होके रह जाता है। तीसरा है उदरोपातन, सब्लिमेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो ठोस पदार्थ जिसमें केवल एक उदरोपातित हो, जैसे कर्पूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, एंथ्रासीन, ये सब जो है उदरोपातन विधि से ही अलग हो सकते हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि इनमें से कौन सी विधि मिश्रण को अलग करने की विधि नहीं है। तीन को दे देगा, एगो दूसरा तरीका का विधि दे देगा, वो मिश्रण से संबंधित नहीं है, तो उसको आपको अलग करना होता है। इसलिए मैंने मिश्रण को अलग अलग करने की तीन विधियों के बारे में खाली बताई, ये तीनों विधियां हैं। ठीक है ना, इस सब के बारे में पढ़ेंगे, छोटा छोटा चीज, क्वथनांक क्या होता है, गलनांक क्या होता है, सब पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। एक चौथी अवस्था भी होती है प्लाज्मा, लस्सा होता है ना, लार जैसा टपकता रहता है, वो प्लाज्मा। और पांचवी अवस्था होती तथा पांचवी जो है बोस आइंस्टीन होती है ना। पांचवी क्या होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। द्रवनांक क्या होता है, चौथी अवस्था प्लाज्मा और पांचवी बोस आइंस्टीन। द्रवनांक क्या होता है, देखिए द्रवनांक आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी जो है ना हमेशा से ही कठिन होती है। ये हिंदी इतना आसान होता नहीं है, हिंदी इतना आसान, जितना आसान हम लोग इसको जितना सीधा मानते हैं उतना ये सीधा नहीं है। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट, अब देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा। मेल्टिंग मतलब, मेल्ट मतलब होता है पिघलना, मतलब एक ऐसा ताप जिस पर कोई वस्तु पिघल जाती है, नियत ताप जिस पर कोई ठोस पिघलती है। हालांकि परिभाषा में दिया जाता है कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होती है, तो पिघलने पर तो द्रव में न परिवर्तित होगा। तो नियत ताप पर, मैंने इसको पिघलना इसलिए यहां पे लिखा है ताकि आप लोग, मेल्टिंग मतलब पिघलना होता है, इससे आप लोग आराम से याद कर लें। तो मेल्टिंग, नियत ताप जिस पर कोई ठोस पिघलती है उसको क्या कहते हैं, द्रवनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं इंग्लिश में। ये आ जाता, अगर ऐसे आ जाएगा कि नियत ताप पर कोई ठोस पिघलती है तो उस ताप को क्या कहते हैं, उस पदार्थ का या उस ठोस का, तो द्रवनांक बोलते हैं। द्रवनांक यानी द्रव में परिवर्तित हो जाना। हिमांक, हिम द्रव में परिवर्तित होना मतलब पिघल जाएगा, हिम यानी बर्फ, बर्फ में परिवर्तित मतलब जम जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट है ना। नियत ताप जिस पर पदार्थ जमता हो। अब यहां पे परिभाषा में क्या लिखा हुआ था किताब में, जिस पर पदार्थ ठोस, द्रव से ठोस में हो जाता हो, है ना, तो बात वही है। तो ये हिमांक होता है, तो यहां इसलिए मैंने लिख दिया था कि जमता है यानी हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, अशुद्धियों की उपस्थिति में हिमांक तथा द्रवनांक दोनों कम हो जाते हैं। जब भी कोई द्रव या ठोस, उसमें अशुद्धि अगर ज्यादा है ना, तो जितना ज्यादा अशुद्धि रहेगा उतना ही उसका हिमांक तथा द्रवनांक कम होगा, उतना ही जल्दी वो उड़ेगा। ठीक है ना, और उतना ही जल्दी वो जमेगा, क्योंकि उसके कम में ताप पर वो जम जाएगा, कम में ताप पर वो पिघल जाएगा।
अब देखिए दाब का क्या प्रभाव होता है, कभी कभी ये दे देता है जिनका आयतन गलने पर बढ़ता है ना, जैसे मोम और तांबा, ये चीजें हैं जिनका आयतन क्या होता है, गलने पर बढ़ता है। लेकिन बर्फ में ऐसा नहीं होता। आप बर्फ में एक बोतल पानी पूरा फुल करके फ्रिज में रखिएगा ना जमने के लिए, तो बोतल वो फट जाएगा, क्योंकि बर्फ फैलता है ना। बर्फ क्या होता है, फैलता है, ठीक है, तो उसका आयतन घटता है। तो यहां पे जिनका आयतन गलने पर बढ़ता है ना, मोम गलेगा तो क्या होगा, फैलेगा। मोम गलेगा तो क्या होगा, फैलेगा, तो आयतन वहां बढ़ेगा, उसका जगह घेरने का क्षमता उसका बढ़ेगा। तो जिस चीज का आयतन गलने पर बढ़ता है वो दाब के समानुपाती होती है। अब इस चीज को ध्यान समझिएगा कि जो चीज को गलाने पर वो फैलता है वो सब जो है दाब के समानुपाती, यानी दाब बढ़ने पर क्या होगा, उसका द्रव्यमांक बढ़ेगा, और दाब घटने पर उसका द्रव्यमांक घटेगा। समानुपाती यानी दाब के साथ साथ चलता है। कौन से पदार्थ, अब देखिए यहां पे प्रश्न घुमाता है। प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा, पूछेगा कि अगर मोम को गर्म किया जाए उच्च दाब पर तो द्रव्यमानांक पर क्या असर पड़ेगा। तो मोम को गर्म करेंगे तो मोम क्या है, पहले ये डिसाइड कीजिए। साइंस में भी समझ के मारना होता है, रटना नहीं होता। मोम क्या है, तो मोम है पिघलने वाला, पिघल के उसका आयतन बढ़ता है ना, गलने पर आयतन बढ़ता है। तो इतना समझ गया। आयतन बढ़ेगा तो दाब के साथ साथ चलेगा, दाब का सपोर्टर हो गया, यानी दाब बढ़ रहा है तो इसका क्या होगा, द्रव्यमांक क्या होगा, बढ़ेगा। इजी है। यानी जो चीज पिघलता है, पिघल के उसका आयतन बढ़ता है, वो दाब के साथ है, और जिसका आयतन घटता है वो दाब के उल्टा है ना। जैसे बर्फ, ढलवा लोहा, ये सब चीज हो गया। यानी इसमें प्रश्न पूछ दिया जाए कि अगर बर्फ है ना, बर्फ है ना, बर्फ को अगर बर्फ पिघलता है ना, या बर्फ के पिघलने पर, या बर्फ को उच्च दाब पर गर्म करने पर उसके द्रव्यमांक पर क्या असर पड़ेगा। तो उच्च दाब यानी दाब ऊंचा है तो द्रव्यमांक क्या होगा, नीचा होगा, क्योंकि यहां पे घट रहा है, आयतन क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है, पानी जो है वो। तो यहां पे क्या होता है कि पानी तो एक जगह रुक जा रहा है, वो जगह छेकने की क्षमता उसकी कम हो रही है, तो यहां पे गलने पर आयतन उसका घट रहा है। तो आयतन घटने पर क्या होता है कि दाब बढ़ता है, यहां पे दाब उसका उल्टा हो जाता है, ये दाब के विपरीत चलने लगता है। दोनों चीज समझ गए। अब देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि मैं बार बार इस चीज का यूज करूंगा, क्वथनांक क्या होता है ना। क्वथनांक क्या होता है, मान लीजिए आप पानी लिए हैं, है ना, पानी में एकदम गैस एकदम कम पे कर रखे हैं, तो इतना जल्दी पानी भाप नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि उसको वो ताप नहीं मिल रहा, उसको चाहिए 100 डिग्री। 100 डिग्री पर पानी जो है वो भाप में परिवर्तित होने लगेगा। तो पानी का क्वथनांक कितना हो गया, 100 डिग्री। अब समझे, वह ताप या जिस नियत ताप पर पदार्थ वाष्पित होने लगे, यानी गैस में बदलने लगे, भाप बनने लगे, वो ही उसका क्वथनांक होता है। अब एक तरफ पानी रखिए, एक तरफ लोहा रखिए, लोहा कब भाप बनेगा भाई, बहुत हमको लगता है 5-6 हजार डिग्री सेल्सियस चाहिए। अब पानी 100 डिग्री हो तो पानी का क्वथनांक कम जाएगा। क्वथनांक वो ताप होता है जिस पर पदार्थ वाष्पित होने लगता है, ठीक है। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी से होगी। अब इस चीज को आप समझे, देखिएगा, इसको मैं फिर से पढ़ रहा हूं। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी अधिक तेजी से होगी। क्या समझे इसका मतलब, है 100 डिग्री था तब ना जल्दी हो गया, अब 5000 डिग्री सेल्सियस रहता तो जल्दी होता वाष्प में परिवर्तित, नहीं होता, क्योंकि इसको होने के लिए 5000 डिग्री चाहिए। यानी क्वथनांक जिसका कम है, जिसका औकात कम है, वो जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा, है ना, क्योंकि कम में ताप पर दिए के रोशनी पर वो भाप बन जाएगा। यानी जिसका क्वथनांक जितना कम होगा वो उतनी ही जल्दी वाष्पित हो जाएगा, ठीक। ये प्रश्न ऐसे ही आते हैं कुछ एग्जाम में। कम क्वथनांक कम होगा तो वाष्पन क्रिया पर क्या असर पड़ेगा, कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं, ऐसे दे देगा। ज्यादातर लोग उसको समझने का प्रयास नहीं करते हैं, टक से कोनो मिलता है मारते हैं। कौन सोचेगा, इतना सोचना है तभी आंसर सही होगा, और सही होगा, बिल्कुल सही होगा, जितना मारेगा उतना उत्तर आएगा, उतना आपका मार्क्स आएगा। अच्छा, द्रव का मैं एक एक चीज लिए आपको समझा रहा हूं। द्रव का ताप अधिक होने से वाष्पन अधिक होता है,
ये तो सिंपल है, जितना आंच दीजिएगा उतना ज़्यादा वाष्प भाप निकलेगा। क्षेत्रफल अधिक होने से वाष्पन तेजी से होगा, क्षेत्रफल अधिक होने से वाष्पन क्या होगा, तेजी से होगा। अब ई क्या है भाई, ई क्या है, तो आप एगो गिलास में पानी चढ़ाइए, आप एगो थाली में उतना ही पानी चढ़ाइए, कौन सा पानी जल्दी भाप बनेगा, तो गिलास में क्या है, गहराई है तो इसका थोड़ा धीरे बनेगा, इसमें क्या है, चौड़ाई ज़्यादा है, पानी एकदम पतला परत में है तो जल्दी जल्दी भाप बन जाएगा, जल्दी जल्दी उड़ जाएगा। तो क्षेत्रफल जितना बड़ा रहेगा वाष्पन भी उतना तेजी से हो जाएगा। ठीक, अब आप इतना समझ गए, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, इसकी मेरी गारंटी है। समझा रहा हूं, रटवा नहीं रहा हूं। ठीक है, किताब से पढ़ने पर यही होता है कि चीज़ें रटना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है, और हमेशा भूलते हैं, कंफ्यूज होते हैं। अब ये क्वेश्चन घुमाएगा भी ना, अब लिख देगा क्वथनांक जितना अधिक होगा, क्वथनांक बहुत अधिक होने पर वाष्पनिक क्रिया पर क्या असर पड़ेगा, तो तुरंत सोचिए क्वथनांक का मतलब क्या होता है भाई, तो क्वथनांक का मतलब होता है कि जिस टेम्परेचर पर भाप बन जाए, तो क्वथनांक बहुत अधिक है मतलब बहुत अधिक टेम्परेचर मिलेगा तभी ना भाप बनेगा, मतलब वाष्पन क्रिया धीरे हो जाएगी, वाष्प धीरे धीरे बनेगा, है ना, वाष्प मतलब भाप होता है। ठीक, अब आते हैं परमाणु संरचना, ध्यान दीजिएगा इस पर। हमारा ये पेज है ना, पेंसिल है ना, हाथ है ना, पैर है ना, दुनिया का कोई भी चीज बहुत छोटे छोटे कणों को मिलके ही एगो बनता है ना, उसको पीसिएगा तो पाउडर बन जाएगा, तो बहुत छोटा छोटा कण से मिलके कोई चीज बनता है ना, तो उसको परमाणु बोलते हैं। परमाणु क्या है, छोटा से छोटा कण, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण को हम लोग परमाणु बोलते हैं। ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, भाग तो ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ये क्या होता है, विद्युत उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ना इधर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना ही इस पर निगेटिव चार्ज होता है ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही ये ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक, कोई चार्ज नहीं, चार्ज जीरो रहता है, इसलिए विद्युत उदासीन होता है। ठीक, ये परमाणु के कुछ गुण हैं। अभी प्रश्न में आ जाएगा इनमें से कौन से गुण परमाणु के नहीं है, ठीक है, तब आप ये काम देगा। प्रश्न आते हैं ऐसे ही घुमा घुमा के प्रश्न आते हैं, सीधा सीधा नहीं आता है, एकदम सीधा सीधा प्रश्न। अच्छा, अवोगाड्रो की संख्या, ये तो मैंने एग्जाम दिया था तो रेलवे में आया था ये प्रश्न, कि इसलिए मैंने इसे लिख दिया, अवोगाड्रो की संख्या क्या है, कितनी होती है, तो 6 पॉइंट, ये पॉइंट है 6.022 गुने 10 के पावर 23। ठीक है, ये तो आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा, ये है क्या भाई, अवोगाड्रो की संख्या होती क्या है, आखिर कौन सी चिड़िया का नाम है ये, तो देखिए 12 ग्राम कार्बन लीजिएगा ना, कार्बन, तो उसके एक मोल में जितना परमाणु होता है वही परमाणु की संख्या होती है। ठीक है, 1967 में से स्वीकार किया गया था कि एक कार्बन 12 जो है उसके एक मोल में 6.022 गुने 10 के पावर 23 परमाणु होते हैं, यानी इतना परमाणु से मिलकर कार्बन का एगो मोल बनता है। ठीक, अब देखिए परमाणु जो है वो 3 कणों से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तीनों को मिला के यहाँ क्या बनता है, एक परमाणु बनता है। ये तीनों होते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन पे होता है शून्य, जीरो चार्ज, यानी ये आवेशहीन होता है, कोई चार्ज, इस पर कोई आवेश नहीं होता। इस पर क्या होता है, ऋणावेश होता है, हिंदी में धनावेश होता है, इस पर आवेशहीन होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया था, मिलिकन ने किया था। यानी इलेक्ट्रॉन पे कोई आवेश होता है माइनस में, या आवेश जो है यही इन्हीं के करने पर पता चल गया कि माइनस होता है, प्लस होता है, शून्य होता है। आवेश किसी चीज़ पे होता भी है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण सबसे पहले किसने किया था, मिलिकन ने। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति ये डी ब्रोगली ने किया था, डी ब्रोगली। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने। अभी अभी क्या हुआ है, आपको सब टिक लगा हुआ दिख रहा होगा, मैंने वीडियो को पॉज किया था पानी पीने के लिए, और पॉज करने के बाद मैंने पानी पिया, और पानी पी के जब मैं आया तो वीडियो को बिना रेगुलर किए हुए मैंने क्या कर दिया, पूरा पूरा पढ़ा दिया। बाद में मुझे पता चला कि अरे यार ये तो वीडियो रुका हुआ था, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। खैर फिर से करते हैं मेहनत, आपका बस लाइक चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूँ इतना। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो में
ऐसे भी न्यूट्रॉन में कुछ होता नहीं है, तो ये द्रव्यमानहीन है, आवेशहीन है। ये पॉली ने इसको खोजा था 1930 में। प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या, जितना प्रोटॉन की संख्या रहेगा वही उसकी परमाणु संख्या होती है। द्रव्यमान संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या दोनों को जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या आ जाता है। इलेक्ट्रॉन तो ऐसा माइनस में उसको छोड़ देते हैं। समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न द्रव्यमान, इसको समस्थानिक बोलते हैं। देखिए समस्थानिक, समान समस्थानिक मतलब सम स्थानिक यानी समान स्थान पे है, परमाणु संख्या भी ठीक है, संख्या पर बराबर है लेकिन उनका भार अलग अलग है, द्रव्यमान अलग अलग है, तो उसको हम समस्थानिक बोलते हैं। चलिए जानते हैं, कभी कभी इससे प्रश्न बहुत आते हैं एग्जाम में, इनका उपयोग से या तो मिलान करने वाले में आ जाता है या फिर कभी कभी सीधे प्रश्न आ जाते हैं। अब जैसे देखिए समस्थानिक, समस्थानिक में क्या है, U235, ये 235 क्या है, इसका द्रव्यमान है। यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 होता है ना, तो 235 238 ये सब द्रव्यमान है, बदलते रहता है। यूरेनियम एक ही तत्व है, इसका स्थान एक ही स्थान पर फिक्स है ये। तो यूरेनियम 235 का ये सब जो मैंने लिखा है ना ऊपर में जो नंबर है 24 60 ये सब द्रव्यमान है, ये अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ये तत्व नहीं बदलते, ये तत्व अपने जगह पर रहता है। तो यूरेनियम 235 का उपयोग होता है चट्टान की आयु ज्ञात करने में। सोडियम 24 Na24 इसका उपयोग होता है रक्त के थक्के का पता लगाने में। कोबाल्ट 60 इसका उपयोग होता है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में। AS, जानबूझ के मैंने इसको केवल कोड लिखा, आपका मन हो तो ये तीर बनाया हुआ है, इस पर आप इसका पूरा नाम लिख सकते हैं। AS74 आर्सेनिक 74 इसका उपयोग होता है ट्यूमर का पता लगाने में। I131 आयोडीन 131 इसका उपयोग होता है थायराइड की ग्रंथि का पता लगाने में। P32 यानी फास्फोरस 32 इसका उपयोग होता है ल्यूकीमिया के उपचार में। और Fe59 फेरस 59 इसका उपयोग होता है अरक्तता रोग का पता लगाने में। ठीक है, इजी था। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व तो पोलोनियम होता है। प्रश्न कभी कभी आता है कि ये पोलोनियम का सबसे ज्यादा द्रव्यमान में भिन्नता पाई जाती है, तो रहता है पोलोनियम में लेकिन इसका क्या होता है, समस्थानिक बहुत सारा होता है, अलग द्रव्यमान वाला पोलोनियम बहुत सारा होता है। तो सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व तो कौन सा होता है, पोलोनियम। समभारिक, समभारिक सम मतलब बराबर, भारिक मतलब भार वाला, यानी समान द्रव्यमान, यहाँ उल्टा हो जाता है समस्थानिक का, द्रव्यमान ठीक रहता है, परमाणु संख्या अलग अलग होती है। ये वैसे ही हो गया जैसे कि आदमी अलग अलग है, सबका भार बराबर है। ठीक है, यहाँ पे आदमी एक गो था, यहाँ पे जो है आदमी एक ही था, बस उसके गुण अलग अलग थे, तो ये हो गया। और यहाँ पे आदमी एक ही है, सबके भार बराबर है, तो समभारिक हो गया। अच्छा, सम न्यूट्रॉनिक या न्यूट्रॉन लिखा हुआ है, यानी तत्व तो अलग होंगे लेकिन न्यूट्रॉन उनके अलग अलग, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगी तो उसको सम न्यूट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, तो पदार्थ अलग अलग होंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या जहां मैच कर जाएगी तो दोनों मिलकर सम इलेक्ट्रॉनिक बन जाएंगे। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे गैसों का आचरण। ठीक है, तो सबसे पहले गैसों का आचरण जानने के लिए आपको बॉयल का नियम पढ़ना होगा, इससे संबंधित प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। तो बॉयल का नियम क्या कहता है, इसे ध्यान से सुनिएगा। स्थिर ताप पर यानी ताप स्थिर हो और गैस की मात्रा नियत हो तो आयतन जो होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, अपोजिट। समानुपाती का मतलब होता है साथ साथ चलने वाला। तो अगर ताप स्थिर हो और गैस की मात्रा नियत हो तो उसका आयतन, दाब बढ़ेगा तो घटेगा और दाब घटेगा तो बढ़ेगा। बस इतना याद रखिए। प्रश्न कैसे आ जाएंगे कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब दाब अत्यधिक हो, या अत्यधिक दाब पर स्थिर ताप और गैस की नियत मात्रा का आयतन जो है, स्थिर ताप और अत्यधिक दाब पर गैस की आयतन पर क्या असर पड़ेगा, तो आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि दाब अत्यधिक है। दाब अत्यधिक तो आयतन अति कम, आयतन अत्यधिक तो दाब अति कम, दाब कम आयतन ज्यादा, दाब अधिक तो आयतन कम। कब, जब ताप स्थिर हो और गैस की मात्रा नियत हो। यही है बॉयल का नियम, इसी को घुमा घुमा के प्रश्न पूछते रहता है। तो बस आप इतना याद रखिए कि ताप स्थिर रहता है, गैस की मात्रा नियत होती है, तो आयतन जो है दाब के हमेशा उल्टा काम करता है। यही बॉयल का नियम है।
परम शून्य ताप यानी एक ऐसा ताप, एक ऐसा टेम्परेचर जिससे नीचे का कोई टेम्परेचर हो ही नहीं सकता है। ये है -273 डिग्री सेल्सियस, जिसको 0 केल्विन भी बोलते हैं। इससे नीचे तापमान नहीं होता है, और इस तापमान पर जितने भी गैस होते हैं उनका आयतन क्या हो जाता है? 0। ठीक, तो क्वेश्चन आएगा कि परम शून्य ताप पर सभी गैसों का आयतन क्या प्रभाव पड़ता है? दोगुना हो जाता है, तिगुना हो जाता है, चौगुना होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, शून्य हो जाता है। तो शून्य हो जाता है आयतन परम शून्य ताप पर, क्योंकि शून्य से जिसको गुना करते हैं वो शून्य ही होता है। सामान्य ताप तथा दाब पर सभी गैसों का आयतन जो है 1 ग्राम अणु यानी 22.4 लीटर में 6.022 × 10⁻23 अणु, यही अवोगाद्रो की संख्या होती है। सामान्य ताप, नॉर्मल ताप पे और एक सामान्य दाब पर, है ना, जितना भी गैस होता है का आयतन जो है उसके 1 ग्राम अणु में कितना 1 ग्राम अणु की अगर बात करें तो 22.4 लीटर 6.022 × 10⁻23 अणु होता है। तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? मेंडलीफ ने। हालांकि प्रयास बहुत लोगों ने किया था, लेकिन सफल कौन हुए थे? मेंडलीफ। इनका नाम था मेंडलीफ नहीं, मेंडलीव, DI मेंडलीव, जो कि रूस के थे, रसिया के थे। कहाँ के थे? रसिया के थे। लेकिन इनके आवर्त सारणी में कुछ कमी थी, तो फिर एक आधुनिक आवर्त सारणी आया जिसको मोस्ले ने तैयार किया था 1913 में, जो अभी तक चल रही है। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोस्ले, और नॉर्मल आवर्त सारणी पूछे तो DI मेंडलीव। अच्छा, ये अष्टक का नियम क्या है इसको जानते हैं। सबसे पहले जानिए अष्टक का नियम का खोज किसने किया था? न्यूलैंड्स ने किया था। अष्टक के नियम की खोज जो है सबसे पहले किसने किया था? न्यूलैंड ने किया था। परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में तत्वों को रखने पर प्रत्येक 8वां तत्व का गुणधर्म पहले समान। देखिए, तत्व कह रहा है कि द्रव्यमान के अनुसार घटते हुए क्रम में लिखिए, यानी सबसे पहले सबसे ज्यादा द्रव्यमान वाला को लिखिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8वां तत्व का जो गुण धर्म होगा ये पहले तत्व के बराबर हो जाएगा। यही अष्टक का नियम कहता है। ये कब फॉलो करता है? जब तत्व जो है परमाणु द्रव्यमान के अनुसार आरोही क्रम में रखे हुए हो, यानी कि घटते क्रम में रखे हुए हो। अच्छा, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसमें होती है? क्लोरीन में। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसमें होती है? क्लोरीन में। उदासीन परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कहते हैं। अच्छा, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन देखिए, फ्लोरीन से क्या होता है? फेल बनता है, FAIL, फेल। फेल हो गया, फ्लोरीन फेल हो गया, फ्लोरीन फेल, है ना, एक जैसा लग रहा है। तो ये क्यों फेल हुआ? क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक थी, यानी माइनस में था। तो विद्युत ऋणात्मकता में सबसे अधिक किसकी होती है? फ्लोरीन की। और सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है? क्लोरीन की। निष्क्रिय गैसों का गलनांक क्या होता है? सबसे कम होता है। जो गैस, जैसे आर्गन गैस निष्क्रिय है तो इसका गलनांक भी क्या होता है? सबसे कम होता है। इसलिए इसको बल्ब में भरा जाता है। क्या होता है? बल्ब में, ताकि ये गलता नहीं है जल्दी, है ना। गलनांक काफी निम्न होता है, मतलब जल्दी गल जाता है, कहने का मतलब है ना। गलनांक जो है काफी कम होता है। निष्क्रिय गैसों का गलनांक ये काफी कम होता है, ताकि तभी वो प्रकाश दे पाते हैं। अब रासायनिक बंधन। रासायनिक बंधन 3 प्रकार के होते हैं: वैद्युत संयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन, उप सहसंयोजी बंधन। 3 प्रकार के। क्या होता है? पहला बार में वैद्युत संयोजी बंधन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा निर्मित बंधन, यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, यानी स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है इधर से उधर, इधर से उधर, तो उसको वैद्युत संयोजी बंधन बोलते हैं। सहसंयोजी बंधन में क्या होता है? 2 सदृश या असदृश परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा, यानी बाहर के कक्षा से इलेक्ट्रॉन, हम घर का चीज नहीं लेते हैं, बाहर के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं, तो उनको बोलते हैं सहसंयोजी, है ना। और उप सहसंयोजी। उप सहसंयोजी बंधन, देखिए सहसंयोजी मतलब आपस में मैनेज कर लेते हैं, बाहर से काम चला लेते हैं। उप सहसंयोजी बंधन में 2 परमाणु के मध्य एक इलेक्ट्रॉन जोड़ी, यानी जोड़ी दुद्दू का ट्रांसफर होता है, तो उसको बोलते हैं उप सहसंयोजी बंधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट देके ये तीनों बंधन ऑप्शन में दे देगा, ठीक है, तब आपको समस्या खड़ी होती है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिए। पढ़ लेने में क्या दिक्कत है? मैं समझा रहा हूं, मैं रटने के लिए नहीं बोलता हूं। अब है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। ऑक्सीकरण क्या है? ऑक्सीकरण में क्या होता है पहले ये जानिए। ये क्या क्या चीज होता है? विद्युत ऋणात्मक परमाणु। तब विद्युत ऋणात्मक परमाणु जो होते हैं ना, उनका एक गुण होता है,
कि जो वो रहते हैं उस नहीं लेते हैं, जो उनको चाहिए वो लेते हैं। मतलब विद्युत ऋणात्मक परमाणु अगर हैं तो इनको खाली प्लस प्लस चाहिए, खाली धनात्मक आवेश चाहिए, खाली क्या चाहिए, पॉजिटिव चीज चाहिए। तो पॉजिटिव चीज मिलने पर क्या होगा, जो माइनस का होगा वो खत्म हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस का आवेश होता है तो इसका ह्रास होता है, इसकी कमी आती है, और धन आवेश का बढ़ना, तो इसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। वहीं अवकरण में क्या होता है, विद्युत धनात्मक परमाणु होते हैं, तो धनात्मक है तो खाली क्या लेंगे, माइनस माइनस लेंगे। तो माइनस माइनस लेने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है और धनावेश घट जाता है। समझ गए। ऑक्सीकरण किसको कहते हैं, अवकरण किसको बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले पदार्थ जो हैं वो अवकारक कहे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करते हैं उसको क्या बोला जाता है, अवकारक। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, अवकारक। इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ जाती है, यानी अवकारक जहां आएगा तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण की संख्या क्यों बढ़ेगी, क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ह्रास होगा, धनावेश बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक। वहीं पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और धनावेश घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण की संख्या को घटा देता है। ठीक, ये अवकरण होने लगता है। अब ये हमेशा इससे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। अम्ल, भस्म, लवण। अम्ल वही मतलब एसिड, अम्ल का हिंदी एसिड होता है। ठीक है, एसिड, बेस और साल्ट हम लोग पढ़ते थे। प्राकृतिक स्रोत, सिरका। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। संतरा, संतरा में सिट्रिक अम्ल। इमली, इमली में टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। दही, दही में लैक्टिक अम्ल। नींबू, नींबू में सिट्रिक अम्ल। चींटी का डंक मेथनोइक अम्ल। बिच्छू का डंक मेथनोइक अम्ल। अंगूर, अंगूर देखिए, अंगूर कैसा लगता है, इमली की तरह खट्टा, तो टाटरिक टाटरिक। वहीं देखिए नींबू और संतरा दोनों में सिट्रिक सिट्रिक। ठीक है, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। दुर्गंध युक्त मक्खन, इसमें ब्यूटाइरिक अम्ल। अच्छा, अम्ल का प्रकृति कैसी होती है, स्वाद में ये खट्टे होते हैं और ये नीले स्मज को लाल करते हैं। मैं इसमें हमेशा कंफ्यूज जाता था कि नीले को लाल करेंगे या लाल को नीला करेंगे, तो मैं आपको बताता हूं, मैंने यहां लिखा भी है। एसिड, एसिड होते हैं डेंजर, होते हैं ना, अम्ल का, अम्ल जो होते हैं वो एसिड होते हैं, एसिड का हिंदी अम्ल होता है। एसिड होते हैं डेंजर, और डेंजर का चिन्ह क्या रहता है, कलर रेड, तो ये हमेशा रेड बनाएगा, यानी नीले नीले तो क्या बना देता है, लाल बनाता है। अब आप इसे जीवन में कभी नहीं भूलिएगा या कंफ्यूज होइएगा। बेकिंग पाउडर में टार्टरिक अम्ल। अच्छा, खाना पचाने में जो हमारे पेट में अम्ल होता है वो कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। सोना चांदी शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया था, कई बार प्रश्न आया हुआ है, रेलवे में तो भरल रहता है। कपड़ों से जंग का धब्बा हटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग होता है। फोटोग्राफी में प्रयोग ऑक्सैलिक अम्ल होता है। कांच घुलनशील है किसमें, HCl में, हाइड्रोक्लोरिक। अब देखिए कांच भी घुल जाता है HCl में, यही HCl हमारे पेटों में पाया जाता है। दवा बनाने में बेंजोइक अम्ल का उपयोग। ठीक, तो इतना समझ में आ गया होगा, सब इंपॉर्टेंट है, प्रश्न हमेशा आते जाते रहते हैं इनसे। अब जानते हैं भस्म के बारे में। भस्म होते हैं दो प्रकार के, भस्म होते हैं दो प्रकार के। एक होते हैं जल में विलय यानी घुल जाते हैं, जिनको क्षार बोलते हैं, और एक होते हैं सामान्य जो जल में नहीं घुलते, इनको अविलय बोलते हैं। उपयोग, अब कुछ क्षार जानते हैं और उनके उपयोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित प्रश्न जो है अक्सर आते रहते हैं एग्जाम में, तो जरूर इसको देखिएगा। सबसे पहले है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं CaOH2, CaOH2। घरों में चूना पोतने में, अब इसको व्हाइट पाउडर मान के चलिए, ये व्हाइट पाउडर है। घरों में चूना पोतने में, गारा एवं प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, चमड़ा के ऊपर बाल साफ करने में, जल को मृद बनाने में, और अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी में। देखिए कितना इजी है। व्हाइट पाउडर काम चूना हो जाता है, प्लास्टर बनता है, ब्लीचिंग पाउडर व्हाइट होता है, चमड़ा के ऊपर बाल साफ करते हैं व्हाइट, जल को मृद बनाने में और अम्ल के जलन को मरहम पट्टी करने में पाउडर का उपयोग करते हैं। तो ऐसे याद हो जाएगा आपको ये। अच्छा, कास्टिक सोडा, ये धोवन सोडा होता है, ये खाने वाला सोडा नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ करने में,
दवा बनाने में, कपड़ा या कागज बनाने में और कारखाना साफ सफाई काम में होता है इससे। अब आते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये पेट की अम्लता, ये प्रश्न मैंने भी 2 बार फेस किया है। पेट की अम्लता दूर करने में किसका उपयोग होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। साधारण नमक NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक। खाने का सोडा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा। धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। बारूद बनाने में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग होता है, ठीक। पीएच स्केल से आप लोग क्या समझते हैं? तो देखिए पीएच स्केल जो होता है, पहले जान लीजिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेनसेन। क्या नाम था? सोरेनसेन। पीएच स्केल 1909 में, जी हाँ 1909 में इन्हें खोजा था। इसी समय शायद मार्ले मिंटो सुधार घोषणा हुई थी। पीएच स्केल जो है उसका उपयोग क्या है? ये अम्लीयता तथा क्षारीयता व्यक्त करने में होता है। कितना अम्ल है कितना क्षारीय है स्केल से पता चलता है। जैसे 7 से कम अगर पीएच स्केल आता है तो वो अम्लीय खट्टा चीज हो जाता है, और 7 से अधिक तो उसको हम लोग क्षारीय बोलते हैं। अब जैसे वर्षा का जल है, क्वेश्चन आता है कि वर्षा के जल का पीएच मान कितना होगा तो वो अम्लीय वर्षा होने लगेगा, तो 5.6। हमारा शरीर 7 से 7.8 के बीच में अम्लीयता रखता है, इससे ज़्यादा या कम होने पर दिक्कत आने लगती है। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय, ये भी प्रश्न आया हुआ है, इसको ही मैंने फेस किया है कि मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाएगा तो दांतों का क्षय होने लगता है, तो 5.5। अच्छा, शराबी चालक जो होता है ना, ड्राइवर, दारू पी के जो गाड़ी चलाते हैं, तो उनके जांच भी इसी के आधार पर होती है, अम्ल क्षार अभिक्रिया के आधार पर। वो पीएच स्केल ही बताता है। अभी तो थोड़ा सा और है, 2 पेज और है, चलिए पढ़ लेते हैं। विलयन क्या होता है भाई? मिश्रण होता है, 2 चीज़ों को मिलाया जाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को निश्चित ताप और निश्चित मात्रा मिलाने पर क्या बनता है? विलयन बनता है। ऐसा नहीं कि 5 किलो चीनी में 2 बूंद डाल दीजिए, बोलिए हो ना गया विलयन। चीनी और पानी दोनों है, वो विलयन नहीं बनेगा। एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए, 100 ग्राम चीनी तो 200 ग्राम पानी, ऐसे एक मतलब निश्चित मात्रा होनी चाहिए, दोनों की नियत मात्रा होनी चाहिए, और ताप निश्चित होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप पानी लिए हुए हैं, है ना, और पानी को आप खौला रहे हैं 500 डिग्री सेल्सियस, पानी तुरंत खत्म होने वाला, उसमें चीनी डाल दी, बोले हो ना गया मिश्रण। कैसे हो गया? पानी तो उड़ गया। तो ताप निश्चित होना चाहिए, मात्रा निश्चित होनी चाहिए, और 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मिलाते हैं तो तब बनता है विलयन। अच्छा, विलय किसको बोलते हैं? विलय जो घुलता है, जैसे आप चीनी शरबत बना रहे हैं, शरबत एक विलयन है। शरबत में आप लोग मिलाते हैं चीनी, तो पानी में चीनी मिलाते हैं तो शरबत बनता है, चीनी में पानी मिलाने से शरबत नहीं बनता है, चीनी तो बहुत सारा हो जाएगा। तो विलय जो घुलता है, तो चीनी घुलता है, जो चीज़ घुला, जो चीज़ कम है वो विलय हो गया, और जो चीज़ घुलाता है या जिसमें घुलता है पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। यही दोनों मिलके क्या बनते हैं? विलयन। अच्छा, विलय के कणों की त्रिज्या 7 पे पावर -7 और 10 पे पावर -7 सेंटीमीटर से कम हो जाए तो सूक्ष्मदर्शी में भी वो दिखाई नहीं देता। जी हाँ, विलय के कणों की त्रिज्या 10 की, प्रश्न आता है कितना सेंटीमीटर से कम होने पर सूक्ष्मदर्शी में भी दिखाई नहीं देगा, तो 10 के पावर -7। कितना लोग क्या करता है? सबसे मैक्सिमम चुन लेता है, नहीं अगर पता है उसको तो ऑप्शन लगा है -7, -9, -25 अब -41, तो -41 चुनेगा, सबसे कम चुनेगा, तो सूक्ष्मदर्शी में तो दिखाई नहीं देगा। नहीं, कह रहा है कितना से कम हो जाएगा, तो 10 के पावर -7। अगर हम 10 के पावर -41 चुन लेते हैं, इसका मतलब है कि 10 के पावर जो है अगर कम रहेगा, इससे कम रहता है, 10 के पावर अगर -42 रहेगा तो वो हमें दिखाई देगा, ये नहीं होगा। 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से कम होने पर सूक्ष्मदर्शी द्वारा वो दिखाई नहीं देते। कुछ उदाहरण देखिए मैंने कैसे। सबसे पहले ठोस को लिया है, ठोस ठोस ठोस, तीनों जगह ठोस है। अब ठोस में ठोस मिलाएंगे, जैसे उदाहरण है तांबा जस्ता पीतल। जब भी ऐसे दिया हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उदाहरण में क्या है। कभी कभी मिलान करने देगा, ऑप्शन दे देगा कि ठोस से ठोस मिलाने वाला निम्नलिखित में उदाहरण कौन दिखा रहा है, या किसमें ये दिख रहा है कि ठोस में ठोस का विलयन प्राप्त हो रहा है, या ठोस में ठोस के विलयन को कौन सा विलयन निम्नलिखित में प्रदर्शित करता है। देखिए तांबा ठोस जस्ता ठोस, मिल गया, पीतल बन गया, विलयन बन गया, इसमें ठोस मिला है। ठोस में द्रव, थैलियम ठोस पारा द्रव के रूप में रहता है। ठोस में गैस, कपूर ठोस वायु गैस, ठीक। द्रव में द्रव, अभी द्रव आ गया, अब द्रव में द्रव, तो जल में अल्कोहल, समझ रहे हैं, जल में अल्कोहल, वाइन जो पीता होगा वो समझ जाएगा।
तो द्रव में द्रव हो गया। अच्छा, द्रव में द्रव जब मैंने लिखा है तो द्रव में ठोस क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि यहां एक एग्जाम्पल हमारे पास है ठोस में द्रव, तो इसी से हम लोग मिला लेंगे। अच्छा, द्रव में गैस, तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिला सकते हैं। गैस में ठोस, धुआं, धुआं में धूल कण होते हैं, ठोस होते हैं। तो ये उदाहरण है कुछ विलयन के और उनके तत्वों के। अच्छा, विलयन का प्रकार दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में क्या होता है, निश्चित ताप पर विलय की अधिकता होती है, मतलब जो चीज घुलता है वो ज्यादा होता है। असंतृप्त विलयन में क्या होता है कि ताप निश्चित रहता है लेकिन विलय की और अधिक मात्रा अलग से घुलाई जा सकती है, तो उसको असंतृप्त यानी असंतृप्त है, उसमें और भी घुल सकता है। ठीक है, और ऊपर संतृप्त में संतृप्त हो चुका है, मतलब अब उसमें नहीं घुलेगा। विलेयता क्या है? विलेयता जो है विलायक और विलय की प्रकृति ताप तथा दाब पर निर्भर करता है, ये सच्चाई है। कभी कभी कथन सत्य में आ जाता है कि विलायक तथा विलय की प्रकृति जो है ताप तथा दाब पर निर्भर करता है, नहीं करता है, ऐसे करके ऑप्शन। अच्छा, विलेयता में कभी कभी दो का मात्रा दे देगा, आपसे पूछेगा कि बताइए विलेयता क्या होगी, तो विलय की मात्रा, विलायक की मात्रा गुने 100। अगर आपसे कहे कि 5 ग्राम चीनी है ना, 5 ग्राम चीनी में 10 ग्राम हम लोग पानी में मिला देते हैं, तो इसकी विलायता कितनी होगी, तो गुने 100 कर दीजिए। चीनी तो घुलेगा, 5 दूना 10 और 2 50 विलेयता होगी। तो विलेयता बराबर होता है विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा गुने 100। अच्छा, क्या प्रभाव होता है देखते हैं। हम यहाँ लिखे हैं ना, यहाँ पे हमने लिखा है कि विलायक जो है तथा विलय की प्रकृति ताप और दाब पर निर्भर करती है। तो पहले देखते हैं ताप पर कैसे निर्भर करती है, ये इंपॉर्टेंट है, दाब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठोस की विलयता ताप के साथ बढ़ती है। जी हाँ, जितना ताप अधिक दीजिएगा विलयता उतनी अधिक बढ़ेगी। कुछ ठोस पदार्थों की घटती है, जैसे सोडियम सल्फेट, COOH, ये सब अपवाद में है। द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ने पर घटती है। यहाँ पे क्या होता है, ताप के साथ बढ़ती थी, यहाँ पे क्या होता है, ताप बढ़ेगा तो वो घट जाएगा। ठीक है, ये द्रव में गैस के लिए है। अब द्रव में गैस का जो है क्या था, जल में कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हमको क्या करेंगे, ताप बढ़ाएंगे तो इसकी विलयता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी ताप बढ़ाने पर ये तो भाप बनने लगेगा। अब भाप बनने लगेगा, जब द्रव क्या कर रहा है, द्रव में गैस, तो जब द्रव में भाप बन जाएगा तो मिलने का आशंका लगभग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा, विलयता उसकी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अच्छा, टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन किसके कारण होता है, टिंडल प्रभाव के कारण। कार्बन तथा उसके यौगिक, बहुत सारी चीज में पूरा एक्सप्लेन बहुत ज्यादा नहीं कर रहा, उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, हमें बस समझ में थोड़ा सा आ जाना चाहिए और ऐसा समझना चाहिए कि हमें याद हो जाए। ठीक, कार्बन तथा उसके यौगिक। अब कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। अप्रूप का मतलब होता है कि रासायनिक गुण मिलते हो लेकिन भौतिक गुण नहीं मिलते हो। ठीक है, जैसे हीरा का अपवर्तनांक 2.417 होता है। हमेशा प्रश्न आता है हीरा का अपवर्तनांक, मैंने फ्लो में मात्रा चेंज कर दिया था फिर से 2-3 में, तो मैंने इसे सही किया था। हीरा का अपवर्तनांक 2.417 होता है। अब इस पर जब एक्सरे पड़ता है तो वो हरा दिखाई देने लगता है। प्रश्न कभी आएगा कि हीरे पर अगर एक्सरे डाला जाए, एक्स किरण का उपयोग किया जाए तो हीरे का रंग में क्या परिवर्तन आता है, तो क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। एक काला हीरा होता है जिसे बोर्ट कहते हैं, तो बोर्ट मतलब काला हीरा। काला हीरा का उपयोग होता है शीशा काटने में। हीरा क्या होता है, ताप तथा विद्युत कुचालक होता है, इसमें करंट न पार करता है ना ये गर्म इसको किया सकता है, ये हीट ट्रांसफर नहीं होता है इसमें। हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। वहीं अगर हम लोग बात करें ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट में देखिए रासायनिक गुण, भौतिक गुण बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जैसे विद्युत का सुचालक होता है, आपेक्षिक घनत्व कितना है 2.2, पेंसिल बनाने में इसका उपयोग होता है और परमाणु भट्टी में विमंदक के रूप में उपयोग होता है। मैंने बताया था एक बार फिजिक्स में ही कैसे परमाणु भट्टी काम करती है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है, पेट्रोलियम है। बेंजीन की खोज किसने की थी, माइकल फैराडे ने 1825 में। बहुलक क्या है, तो बहुलक जो होते हैं वो प्राकृतिक बहुलक होते हैं और एक होते हैं संश्लिष्ट। तो प्राकृतिक बहुलक का जो उदाहरण है वह है स्टार्च एवं सेलुलोज। स्टार्च एवं सेलुलोज। बहुलक
वो होते हैं जिनके जो तत्व होते हैं उनके गुण विद्यमान होते हैं। जैसे मान लीजिए चीनी और पानी, इन दोनों को मिलाएंगे तो इनका जो बहुलक होगा ये तो विलयन हो जाएगा। कुछ तत्व ऐसे होते हैं, है ना, जैसे स्टार्च और सेलुलोज, दोनों बहुलक हैं क्योंकि दोनों में एक तत्व जो है अगर दोनों में से एक तत्व निकाले, दो तत्वों का मिश्रण होता है तो एक तत्व काफी अधिक होते हैं, तो ये प्राकृतिक बहुलक है। इनकी संरचना बहुत जटिल होती है। तो प्राकृतिक बहुलक स्टार्च और सेलुलोज है, प्राकृतिक प्लास्टिक जो है वो ला है। और रासायनिक विधि द्वारा प्लास्टिक जो है, दो तरह के प्लास्टिक होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है पॉलीथीन। तो ये दोनों रासायनिक विधि से होते हैं। बोतल बनाने में अम्ल रखने के लिए यानी खट्टा चीज रखने के लिए जो बोतल बनाते हैं उसमें कौन सा प्लास्टिक यूज करते हैं? पॉलीस्टाइरीन। या सेल का कवर बनाने के लिए पॉलीस्टाइरीन का उपयोग होता है। पतली चादर, फिल्म, बरसाती सीट कवर बनाने के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है ना तो मैक्सिमम लोग छोड़ते हैं और आप सही मारिएगा तो इसी से आपके रिजल्ट बनेंगे। तो बोतल बनाने में या अम्ल रखने के लिए जो बोतल बनाते हैं वो, या सेल का कवर, बैटरी का कवर, पॉलीस्टाइरीन। पतली चादर, फिल्म, बरसाती सीट सब बनाने में पॉलीविनाइल क्लोराइड। एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये घरेलू वस्तु बनता है, डिब्बा डुब्बी पतला पतला जो होता है। अच्छा, ये रेडियो टेलीविजन आदि के जो केस होता है यानी कि उसका कवर या बाल्टी, इसमें हार्ड प्लास्टिक चाहिए, ये बेकेलाइट। बेकेलाइट एक बहुत ही हार्ड प्लास्टिक है। अच्छा, नॉन स्टिक जो तवा होता है उसमें किसकी परत होती है? टेफ्लॉन की। ये भी प्रश्न हमेशा आता है। रबर, रबर दो प्रकार के भी होते हैं, प्राकृतिक रबर और संश्लिष्ट रबर। प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर हमेशा पूछता है यह प्रश्न, किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। वाल्कनीकरण द्वारा रबर से दस्ताने, रबर बैंड बनाने की विधि की खोज किसने की थी? गुडइयर ने की थी, ये याद रखिएगा। वाल्कनीकरण द्वारा रबर से दस्ताने, वाल्कनीकरण होता क्या है? तो वाल्कनीकरण में जो होता है काफी ज्यादा मुलायम होता है, उसको थोड़ा सा कठोर बनाया जाता है। इतना मुलायम होगा कि लचर लचर उससे कुछ होगा ही नहीं, तो उसमें थोड़ा कुछ जो है ऑक्सीजन मिक्स करके उसको क्या किया जाता है, थोड़ा सा मुलायम, थोड़ा सा जो है हार्ड किया जाता है, और हार्ड करने के बाद वो काम में आ जाता है। तो ये वाल्कनीकरण द्वारा रबर से दस्ताने, रबर बैंड बनाने की विधि खोज किसने की थी? गुडइयर ने। प्राकृतिक रबर अत्यधिक मुलायम होता है, इसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन। देखिए आ गया ना, कार्बन मिलाया जाता है, और मिलाया क्या बनता है? ट्यूब, टायर, ये सब बनते हैं। संश्लिष्ट रबर, नियोप्रीन, थाइकोल, ये सब संश्लिष्ट रबर है। एक थाइकोल याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। थाइकोल, थाइकोल जो है इसका उपयोग, जो इसमें ऑक्सीजन मिला के रॉकेट इंजन में ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। ये रबर है लेकिन इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है थाइकोल, ठीक, फेविकोल नहीं, थाइकोल। सेकेंड लास्ट पेज है, संश्लिष्ट रासायनिक रेशा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए रासायनिक रेशा नाइलॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए। कभी कभी आता है कि नाइलॉन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो नाइलॉन जो है प्राकृतिक रेशा है ना, प्राकृतिक रेशा, माफ कीजिएगा, नाइलॉन प्राकृतिक रेशा नहीं है, ये एक पॉलीएमाइड रेशा है, ठीक। मानव द्वारा निर्मित पहला संश्लिष्ट रेशा है, और निर्माण सर्वप्रथम हुआ था 1935 में, लेकिन व्यापारिक स्तर पर इसको जो बेचना शुरू किया गया था 1939 में। और सबसे पहले जो चीज इससे बनी थी वो महिलाओं की जुरावे, जुरावे मतलब सॉक्स। और क्या क्या चीजें बनती हैं नाइलॉन से? मछली के जाल, पैरासूट का कपड़ा, टायर, दांत ब्रश, पर्वतारोहण की रस्सी इत्यादि, ठीक। अब आते हैं रेयॉन। रेयॉन क्या है? तो रेयॉन सेलुलोज से बने होते हैं, कपड़ा, कालीन, चिकित्सा क्षेत्र के में इसका उपयोग होता है। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर के कपड़ा ही बनता है। पॉलिस्टर के कहाँ विकसित किया गया था? इंग्लैंड में, इंग्लैंड में इसको विकसित किया गया था। ये एस्टर समूह से संबंधित है। एस्टर देखिए, एस्टर इसके नाम में भी यहाँ एस्टर जुड़ा हुआ है। कपड़ा, पाल नौका, अग्निशमन के हौज पाइप, इनमें इसका उपयोग होता है। काफ़ी जो है जटिल इसकी संरचना होती है, इसलिए इसमें इस सब चीज़ में इसका उपयोग होता है। कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर जो है संश्लिष्ट रेशों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो कार्बन फाइबर मिलता है। इससे क्या बनता है? अंतरिक्ष यान बनता है, खेलकूद की सामग्री बनती है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन के द्वारा पहले शुद्ध किया जाता है। जी हाँ, कच्चे पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन के द्वारा क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। और शुद्ध करने के बाद
जो है इसके प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। जैसे देखिए ये मान लीजिए ये पूरा ये हौज है ना। अब इसमें हमने यहाँ पे कच्चा पेट्रोलियम रख दिया, ठीक, कच्चा पेट्रोलियम काला कलर का है और नीचे से आग लगा दिया, गर्म कर रहे हैं इसको हम। गर्म करने पे जो सबसे ज़्यादा जो खुजली होगी वो प्राकृतिक गैस की होगी, क्योंकि ये हीट नहीं सहता है, ये सबसे पहले ऊपर भागेगा। तो हीट मिलते ही सबसे ऊपर कौन भागा? प्राकृतिक गैस। अच्छा, पेट्रोल को थोड़ा प्राकृतिक गैस से कम दिक्कत है, लेकिन दिक्कत इसको भी है। तो 2 नंबर पर पेट्रोल आ गया। नेप्था इससे नीचे है, ये थोड़ा और कम गर्मी, ज़्यादा गर्मी सह सकता है तो नेप्था। किरासन तेल देखिए जो ज़्यादा ज्वलनशील है ना वो कम गर्मी सहता है, किरासन तेल। उसका डीजल, तब स्नेहक, तब पेट्रोलियम जली, पैराफिन, लास्ट में जो अलकतरा बच जाता है, अलकतरा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कतनों खौलाइए ऊपर भागवे नहीं करेगा। तो इसका जो है कोलतार सबसे नीचे अवशिष्ट पदार्थ के रूप में रह जाता है, बाकी सब ऊपर हर चैम्बर में जाके जमा होता है, सबसे ऊपर जाके जमा होता है, चैम्बर वाइज बनाया रहता है। सबसे ऊपर प्राकृतिक गैस जमा हो जाएगा, यहाँ पेट्रोल जमा हो जाएगा सेकंड नंबर में, नेफ्था यहाँ जमा हो जाएगा, किरासन तेल 4 नंबर पे। ऐसे 8 गो चैम्बर में अपने अपने चीज़ें जैसे जैसे टेम्परेचर मिलता है जाके जमा हो जाती हैं। अब देखिए कितना कितना ताप पर गर्म होता है। तो देखिए प्राकृतिक गैस 30 डिग्री से नीचे चाहिए इसको, यहाँ आँच देंगे तो क्या होगा? ऊपर नहीं जाएगा, जहाँ इसको 30 डिग्री मिलेगा वहीं पे जाके रुकेगा ये। पेट्रोल 20 से 100, नेफ्था 100 से 180, किरासन 175 से 250, डीजल 250 से 300। अब देखिए हाई अलकतरा को कोई फर्क नहीं पड़ता, कतनों दे दीजिए टेम्परेचर, ये अवशिष्ट पदार्थ है। पैराफिन मोम 500 डिग्री से ऊपर मिलेगा तभी ये ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। कार्बन अणु इसमें दिए हुए हैं C1 से 4 प्राकृतिक गैस, जिसमें जितना कार्बन कम है वो उतना ही ज़्यादा ज्वलनशील और उतना ही ज़्यादा उत्तम ईंधन है। तो देख लीजिए आप लोग कार्बन की संख्या। उसका उपयोग तो जानते ही आप लोग, गैस का उपयोग रसोई गैस में, पेट्रोल ईंधन में, नेफ्था संश्लिष्ट रेशा उत्पादन में, किरासन तेल ईंधन में, डीजल ईंधन में, स्नेहक तेल स्नेहक दवा में, पेट्रोलियम जली स्नेहक और दवा में, पैराफिन मोम से मोमबत्ती और जल रोधी बनता है, और कोलतार तो जानबे करते हैं अलकतरा सड़क बनाने में उपयोग होता है। तो ये एक भट्टी टाइप का बनाया जाता है, और आंच लगाने पर जो सबसे कम उस पर वो रहता है, सबसे कम जिसको आग चाहिए वो तुरंत ऊपर की ओर भागता है और वो सबसे ऊपर जाके जमा हो जाता है। तो ऐसे ही हम लोग ऐसे ही क्या किया जाता है, पेट्रोलियम, कच्चे पेट्रोलियम से पेट्रोलियम के अलग अलग उत्पादों को निकाला जाता है, और ये पूरी विधि जो क्या कही जाती है, प्रभाजी आसवन, ठीक। अब देखिए कार्बनिक रसायन से संबंधित कुछ विविध तथ्य जान लीजिए, जिससे प्रश्न हमेशा आते रहते हैं। देखिए ठोस कपूर से वाष्प उधर्वपातन विधि से निकलता है। ये प्रश्न आता है, ठोस कपूर से वाष्प कैसे बनता है? उधर्वपातन से। दूध से दही किण्वन प्रक्रिया द्वारा। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या में ज्ञात करते हैं। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या में। पेट्रोल का मुख्य संगठन ऑक्टेन। देखिए आप लोगों में से जितने लोगों ने जो जो एग्जाम दिया होगा ना कभी, वो सभी जानते होंगे जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं उनमें कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो उनके एग्जाम में आया होगा साइंस में, खासकर रेलवे, एसएससी, ये सब चीजें जो हैं, स्टेट जॉब्स। गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, सेप्टिक टैंक, इन सब में जो है मुख्य गैस कौन होता है? मीथेन। एलपीजी का मुख्य घटक कौन है? ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में क्या रहता है? ब्यूटेन। गैस वेल्डिंग या फलों को पकाने हेतु एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में शीतक के प्रशीतक के रूप में जो रहता है वो क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है। मेथिल अल्कोहल में वुड स्पिरिट रहता है, और संशोधित स्पिरिट में 95% इथाइल अल्कोहल होता है। ये सब विविध है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अश्रु गैस, आंसू गैस जो होता है उसमें क्या आता है? क्लोरो एसीटोफिनोन रहता है। ये प्रश्न आता है हमेशा, सब प्रश्न में इसमें से कुछ ना कुछ जरूर आता है एग्जाम में। फल, खाद्य पदार्थ परिरक्षण के, परिरक्षण जानते हैं क्या होता है? देखिए हम लोग बनाते हैं ना, लहसुन को पीसिए, लहसुन का पेस्ट बनाइए, पेस्ट को आप कितना दिन रख सकते हैं? 2 दिन के बाद तीसरा दिन वो खराब होने लगता है। लेकिन वही लहसुन का पेस्ट जो है किसी मार्केट में डिब्बे में, प्लास्टिक डिब्बे में बिकता है, ऐसा ही खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें परिरक्षण मिलाया जाता है, केमिकल मिलाया जाता है, वही परिरक्षण है। तो परिरक्षण मिलाया जाता है तो क्या, कौन सा परिरक्षण होता है मैक्सिमम? वो सोडियम बेंजोएट, जिससे पदार्थ खराब जल्दी नहीं होता है। बुलेट प्रूफ चीजें बनाने में क्या होता है? पॉलीकार्बोनेट का उपयोग होता है, ठीक। मोम में एल्डिहाइड होता है,
और फलों का मधुर स्वाद फ्रक्टोज के कारण होता है। हम लोग ईंधन जो है वो कब पढ़ेंगे? अगले डे 24 में, और रसायन शास्त्र खत्म कर देंगे। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने आज डिस्कस की और आशा करूंगा कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, काफी मेहनत लगती है इसको लिखने में, पढ़ाई से अपनी पढ़ाई समय निकाल के थोड़ा सा मुश्किल होता है, जॉब भी है, तो इस सब चीज को आप लोग समझा कीजिए। और थोड़ा पीडीएफ अभी नहीं मिल पाएगा, पीडीएफ मैं करूंगा तो दे दूंगा, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आप नोट्स खुद से तैयार रखेंगे तो आपको बहुत 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 आसानी रहेगी इस चीज को याद रखने में। तो आज का हमारा टारगेट खत्म हुआ, लूसेंट भी हो गया, स्पेक्ट्रम भी हो गया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।